2023-24 का बजट आने वाला है। बहुत से सेक्टर हैं जो लोग इस बात की उम्मीद लगाए रखते हैं कि आखिर उस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होगा। हम ऑटो एक्सपर्ट से बात करते हैं। टूटू धवन साहब हमारे साथ हैं और ये ऑटो सेक्टर जो है वो आज किस दौर से गुजर रहा है और उसको क्या उम्मीदें हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या उम्मीदें इस बजट से ऑटो सेक्टर को है? देखिए, सबसे पहले तो एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2 साल के बाद कुछ राहत मिली है ऑटो सेक्टर को। उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ बिकनी शुरू हुई हैं, बट अभी भी जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है वो अभी पूरी नहीं कर सके। पर बाकी जो आप इस बजट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंधा क्या मांगे दो आंखें। टैक्स कम कर दीजिए, जीएसटी कम कर दीजिए, जो इंपोर्ट हो रहे हैं मटेरियल्स। अब आप हमारी जो इमिशन नॉर्म्स हैं पहली अप्रैल से 6.2 आ जाएंगी। पहले तो हमारी भारत 6 थी, अब वो 6.2 है। विद द रिजल्ट उसके अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं और जो एग्जॉस्ट को जो प्योरीफाई करते हैं उनके अंदर मटेरियल्स जो लगते हैं दैट इज़ ऑल इम्पोर्टेड और उसके ऊपर भी टैक्स आता है। सो ये चाहते तो यही हैं कि हमारे टैक्सेस के ऊपर रिलीफ मिले। नहीं तो क्या होगा कि वो जो महंगी चीज़ें आएंगी तो आगे वो महंगी कस्टमर को लगा देंगे, अपनी जेब में से तो कुछ डालेंगे नहीं। सो इनकी तो यही रिक्वेस्ट होती है कि आप टैक्सेशन के अंदर हमारे को रिलीफ दीजिए। और साथ साथ में सबसे बड़ी जो इस वक्त समस्या है वो जो 28% जीएसटी की, उसमें भी राहत होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी तो हमारे टैक्स लगते थे 12% होते था, तो सारी दुनिया अपनी खुश रहती थी। अब 28% के ऊपर एक कॉमन मैन बहुत ज़बरदस्त उसको पिंच करता है कि एक तो उसने वैसे ही 30-35% टैक्स दे के अपना पैसे कमाते हैं और उसके ऊपर से आप 30% फिर से आप 28% ले लें किसी रिपेयर के ऊपर, तो दैट रियली हर्ट्स द कॉमन मैन। एक बार देखा जाता है सर बजट में कि जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है, रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो वो लग्जरी आइटम पे ही टैक्स बढ़ाती है। पेट्रोल डीजल हो या फिर, खैर पेट्रोल डीजल तो जीएसटी में नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल हो या गाड़ियां हो, इस तरह की गाड़ियों पे ज्यादा गाज गिरती है। तो आपको लगता है कि सरकार को इस पे अगर छूट देगी तो नुकसान नहीं होगा बहुत? नहीं, देखिए, जो आप बात करें इन लग्जरी गाड़ियों की और जो उनकी जीएसटी की छूट के लिए, ये एक आपको गिव एंड टेक का अरेंजमेंट है। अब आप कस्टमर गाड़ियाँ क्यों खरीदता है, टू व्हीलर क्यों खरीदता है? बिकॉज द पब्लिक कन्वेंस इज अनरिलायबल, उनका कोई सिस्टम नहीं है। और साथ में अनअर्थली आवर्स के ऊपर जब आपने कहीं जाना है काम पे या घर से भी बच्चों को लेकर जाना है तो आपके पास कोई साधन नहीं है कि सेफली आप हुआ कि वापस भी आ जाएं ऑन पब्लिक। सो विद द रिजल्ट ये सारा प्रेशर आके पड़ जाता है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर और टू व्हीलर्स के ऊपर। अब वो नेचुरली महंगे होते जाएंगे और वो स्टार्ट बिकमिंग आउट ऑफ रीच फॉर द कंज्यूमर। सो वो राहत मांगते हैं कि हमारे को एक राहत मिले जिसके साथ हम टैक्सेशन के साथ थोड़ी सी रिलीफ मिलने से उनको प्रॉब्लम खरीदने की या ईएमआई देने की ना हो। एक सवाल और है सर कि अब इस सेक्टर में एक चैलेंज और आया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत तेजी से आ रहे हैं, उनको सरकार ने बहुत सी सब्सिडी दी है। यूपी में देख लिया जाए तो 1 लाख रुपए तक की सरकार की तरफ से छूट मिली है। तो आपको लगता है कि इस सेक्टर में दो पार्ट हो जाने की वजह से जो मेन लग्जरी व्हीकल है उन पे भी असर पड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इस वक्त पुश चल रहा है वो एक दौर है और वो दौर के हिसाब से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश हो रही हैं। प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर्स ने ओवर द लास्ट 20-30-40 ईयर्स बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और अब जाके ऑलमोस्ट पीक करके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। तो नेचुरली एक बिजनेसमैन है जिसने अपने पैसे खर्च किए हैं ओवर द ईयर्स, अब वो अपनी रिटर्न मांगता है। हालांकि पर्सनली आई एम टेलिंग यू कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं दे आर ऑल वेरी शॉर्ट लिव्ड। दिस इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन टू मोबिलिटी। ये तो सिर्फ इस वक्त प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से और मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो बाज़ार में आपको नहीं मिलेगा कुछ, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगी तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी पड़ेगी। बाकी जो उसकी एक्चुअल यूटिलिटी है
वो तो 5 से 10 साल के अंदर पता लगेगी कि आपके क्या उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और क्या आपकी इकोनॉमी और स्केल्स है उसके ऊपर, जिससे आपको वो गाड़ी इकोनॉमिकली चला सकें आप। उसके ऊपर आप जब गाड़ियाँ पुरानी होंगी, उसकी बैटरी डाउन होंगी, बैटरियाँ बदली होंगी, हर बैटरी के लाइफ होती है, और जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है। अब लोग तो कहते तो हैं कि हम 300 किलोमीटर देते हैं एक चार्ज पे, वो व्हेन इट इज़ ब्रांड न्यू एंड अंडर आइडियल कंडीशंस आपको 300 किलोमीटर मिलेंगे। बाकी टाइम के साथ, एज के साथ वो कम होती जाएंगी, एंड मे बी 2 years लेटर शायद आपको 250 या 250 किलोमीटर ही मिले उसमें। सो ये चीज़ें जो असलियत हैं वो तो 5 से 10 साल के अंदर जाके पता लगेंगी, एंड तब तक ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि बाय 2050 दे विल डेफिनेटली बी एन ऑल्टरनेट टू फॉसिल फ्यूल एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक सवाल और है, आपने देखा होगा कि अभी ऑटो एक्सपो चला था, तमाम नई गाड़ियां सारी कंपनियों ने लॉन्च की, और जो कोविड के बाद 2 साल बाद ये सारी गाड़ियां मार्केट में आई हैं, बम्पर सेल हो रही है, डिमांड और सप्लाई में भी बहुत गैप आ गया है, कंपनियां गाड़ियां नहीं डिलीवर कर पा रही हैं। तो जब लोगों के पास इतना खर्च करने का मुद्दा है, तो फिर सरकार को नहीं लगता कि इस सेक्टर पे हमको और टैक्स लगाना चाहिए? देखिए जी, वो तो मरता क्या ना करता, जब हमको चाहिए कन्वेंस हमने लेनी है तो फिर तो उसने खरीदनी है, वॉट एवर मे बी द प्राइस। सहूलियत सिर्फ ये हो गई है ओवर द लास्ट 2-3-4 डिकेड्स कि अब हमारे यहाँ पर लोन्स मिलने शुरू हो गए हैं, और आपको ईज ऑफ पेमेंट उसकी हो गई। जो आप कहिए कि 100% आप कैश डाउन दे के ले जाएं तो आपकी सेल्स फिर वैसे की वैसे वापस आ जाएंगी। 80% of sales of automobiles is all through EMIs, loans and EMIs. सिर्फ 20% ही है जो सिर्फ जाके अपनी जेब में से पैसे काउंटर पे रख के और गाड़ी लेके आते हैं। ये कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर जीएसटी कम कर दिया, आपने कहा 28 से नीचे करना चाहिए, गाड़ियां सस्ती हो गई, बहुत से लोग खरीदेंगे, तो एक तरह से ये भी सरकार पे बोझ पड़ेगा कि डीजल और पेट्रोल जो हम डॉलर में लाते हैं वो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा और सरकार पर एक दूसरे तरह का बोझ पड़ जाएगा। तो सरकार कहती है इसलिए हम उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं। देखिए, ये तो एक डिबेट करने वाली चीज़ है जो आप बता रहे हैं। इसके ऊपर तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। जो सरकार की मूड है और जो हमारे कंज्यूमर्स का मूड है, तो वो तो तालमेल बड़ी मुश्किल से एक दूसरे की मिलेगी। बाकी येस, वी हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ, और वो मिडिल पाथ देखना है जिसके अंदर सरकार भी अपने पूरे पैसे बनाए और साथ साथ में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी राहत मिले। लेकिन ये भी देखा जाए कि अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो जब गाड़ियों के पास स्पेयर पार्ट की जरूरत होती है तो वो और भी ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये इन चीजों को भी बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए, जो पार्ट्स की बात करें या सर्विस की बात करें, वो तो एक फिलॉसफी है मैन्युफैक्चरर की। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं, इनके अंदर ड्यूरेबिलिटी बहुत है और बहुत कम मेंटेनेंस होती है, और दीज व्हीकल्स रिक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस। लाख किलोमीटर तो आप ऐसे ही आप निकाल दीजिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिवाय के सर्विस, तेल फिल्टर या कोई एक आध ब्रेक पैड बदली किया, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो अब नेचुरली उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए, डीलरशिप बनाने के लिए, वो कहाँ से पैसे कमाएंगे? सो विद द रिजल्ट ये इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरर देते हैं डीलर्स को कि आपको हम स्पेयर्स देंगे ऑन अ डिस्काउंट, आप उनको बदली कीजिए। और साथ साथ में जो मैन्युफैक्चरर की फिलॉसफी है, दे डोंट रिपेयर एनी यूनिट, दे डोंट रिपेयर एनी पार्ट, उसका रिप्लेसमेंट होती है। आप वही चीज़ बाजार में ग्रे मार्केट में आपको शायद 1/3 द प्राइस में मिल जाए या हाफ द प्राइस पे मिल जाए, पर मैन्युफैक्चरर के पास ऐसी चीज़ कोई नहीं। वो तो एक लिस्ट प्राइस होगी, कंपनी ने दी है, वो लिस्ट प्राइस पे आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि इतनी विश्व की सारी बड़ी जो ब्रांड्स हैं वो अब इंडिया में आ चुके हैं, सारी गाड़ियां बन रही हैं, एक बड़ा मार्केट है, तो और वो मार्केट को उनको टारगेट करना है, तो आपको
लगता है कि इसमें कौन सी ऐसी सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि ये मार्केट और बड़ा हो जाए? देखिए, ये तो फिर वही अंडा और मुर्गी की बात हो रही है। अब मार्केट बड़ा हो जाए, उधर से गवर्नमेंट कहते हैं कि अब फ्यूल कंजम्पशन कम हो, तो वो तो एटलीस्ट अगेन दिस पॉइंट इज डिबेटेबल। बाकी जो मेरी पर्सनली राय यही है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा और बेटर हो जाए, जैसे हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हैं, सिक्योरिटी है, 24/7 आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है, और साथ साथ आपको ये भी है कि कोई ऐसी हरकत नहीं होती। खैर, वो तो हम पॉपुलेशन वहाँ पर कम है और हमारी पॉपुलेशन के अंदर इतना तो फ़र्क होगा, बट नेवरदलेस एटलीस्ट एक एश्योरेंस है कंज्यूमर को कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट है और हमको ज़रूरत नहीं है अपनी रखने की। आजकल वैसे भी देखा जाए, जैसे जैसे मेट्रोज़ के अंदर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मल्टी स्टोरीज बनती जा रही हैं, गाड़ियों की पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, और जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, दे आर लिटिल मोर प्रैग्मेटिक। तो वो सोच के अपना इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ी खरीदें या ना खरीदें। खरीदें तो कहाँ खड़ी करेंगे? 2 किलोमीटर दूर घर से खड़ी की और फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ के घर आए, दैट डजंट मेक सेंस। सो ये मुश्किलात जो हैं वो एटलीस्ट मेट्रोज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कीपिंग द यंग जनरेशन टूवर्ड्स ओला, उबर एंड सच लाइक सर्विसेज। आखिरी सवाल ये है कि आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ऑटो एक्सपर्ट के नाते इस बजट के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं खैर उनको सलाह तो क्या दे सकूंगा, बाकी हाँ, यस, मैं एक कंज्यूमर की तरफ से ये आपको रिक्वेस्ट कर सकूंगा कि यस, आप कुछ टैक्सेशन रिलीफ दें, जो हमारे कॉमन मैन हैं उनको राहत मिले, साथ में उनकी EMIs कुछ कम हो जाएं, तो ऑब्वियसली और क्या चाहता है कॉमन आदमी। तो साफ है कि बहुत कम वक्त बचा है और ये देखना है कि जिस तरह से ऑटो एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ टैक्सेस कम किया जाना चाहिए, अब देखना है कि वित्त मंत्री इस ऑटो सेक्टर के बारे में क्या नई नीति लाती हैं, क्या आगे घोषणा होती है, ये कुछ ही समय बाद देखने में सबके सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल भारद्वाज के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।